नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 26 जनवरी देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये वो पल होता है जब देश की आन बान और शान आपको राजपथ पर नजर आती है। राजपथ मतलब कर्तव्य पथ। तो इधर राजपथ कर्तव्य पथ में तब्दील हुआ और वहीं दूसरी तरफ इस बार यानी कि 26 जनवरी 2023 को एक इतिहास भी बनने वाला है और वो होगा महिला कैमल कंटिजेंट जो इस बार पहली बार आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। ये महिला बीएसएफ जवान किस तरीके से अपना कर्तव्य निभाती हैं और वो पल इनके लिए कितना खास है और देश के लिए कितना खास होने वाला है, आज हम इन्हीं से बात करेंगे और आज कहानी हम इन्हीं की आपको दिखाएंगे। ये हिम्मत, हौसले और दिलेरी की दास्तां है। ये रेगिस्तान में वतन की हिफाजत का पैगाम है। ये मरुभूमि का मान है, देश का स्वाभिमान है। ऊंटों का ये दस्ता परेड को तैयार है। सजे धजे ऊंट हैं और नए अंदाज में तैयार महिला प्रहरियों की ये वो टुकड़ी है जिनकी निगाहें चौकस हैं और बाजुओं में बाज जैसी फुर्ती है। यहाँ हर दिल में राष्ट्र रक्षा का संकल्प है, धड़कनों में देशभक्ति की धमक है और दुश्मन को चुनौती देती ललकार है। इस बार गणतंत्र दिवस पर देश एक नया सूरज देख रहा है। देश पहली बार 26 जनवरी को हिंदुस्तान की आन बान शान के अद्भुत नजारे का गवाह बन रहा है। कर्तव्य पथ पर जब सीमा सुरक्षा बल की ऊंट सवार टुकड़ी गुजरेगी तो ये पल ऐतिहासिक होगा। ये लम्हा अद्भुत होगा। पिछले 40 सालों से गणतंत्र दिवस की परेड में ऊंट दस्ता शामिल होता रहा है। 2008 में महिलाओं की भर्ती बीएसएफ में शुरू हुई, लेकिन उस दौरान श्री गंगानगर पर ही इनकी पोस्टिंग थी क्योंकि आने जाने वाले लोगों की तलाशी के लिए ही इनको वहां पर लगाया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां भी बदलती गई और आज महिलाओं का ये ऊंट दस्ता कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है। सत्तर सालों में पहली बार ऊंट पर सवार ये महिला प्रहरी पुरुष जवानों के साथ परेड में हिस्सा लेंगी। सजे धजे ऊंटों पर हौसले की ये सवारी न केवल नारी शक्ति की गवाही देगी बल्कि सेना में महिलाओं के शौर्य का शंखनाद भी करेगी। परिवार के लोग खुश हैं? खुश हैं हम। हाँ? जिस दिन से हम बोले कि कैमल विंग में जा रहे हैं हम एंडल बने 1 अक्टूबर से हमारा कोर्स चला था। उसके बाद हम दिन प्रतिदिन मेहनत करके सीख रहे हैं और बताया कि हम 26 जनवरी पहले रेजिंग डे की परेड की, उसके बाद में हमें 26 जनवरी के परेड में शामिल हुए। अभी कर्तव्य पथ पे जा रहे हैं, इसीलिए परिवार के लोग भी सभी खुश हैं। बहुत खुश हैं। आपने बचपन में कभी सोचा था? नहीं सोचा नहीं था। क्या बनना चाहती थी बचपन में? बचपन में पढ़ाई करने के बाद में बेल्ट फोर्स की ये सोचा था कि मिले नौकरी, उसके बाद में इसमें आके तो सब कुछ हार्ड से हार्ड करते गए वर्क, उसके बाद अभी सब कुछ में सेट हो जाते हैं। देखिए, फोर्सेस में जाने का सोचा तो था, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलना अपने आप में एक अलग अनुभव, अलग एहसास होता है। 1976 से बीएसएफ ऊंट टुकड़ी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होती रही है, लेकिन ये पहली बार होगा जब महिलाएं इन सजे धजे ऊंटों पर गर्व से सलामी लेंगी।
इस दस्ते की खास पोशाक भी इस देश के गणतंत्र की शोभा बढ़ाएगी। काठी लग चुकी है, लेकिन ट्रेनिंग उतनी ही टफ होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो हालात जिस वक्त आप बॉर्डर पर हो। आप लोग बीकानेर और जैसलमेर बॉर्डर पर रही हैं, गर्मी तो वहाँ बहुत होती है, उन हालात में कैसे मैनेज करती हैं आप? हम अच्छा उधर गर्मी बहुत होती है लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं और अच्छी ड्यूटी करते हैं, अच्छी हमारे को उधर सुविधा मिलती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा टफ टाइम कौन सा रहता है, मुश्किल मई हालात कौन से? सबसे ज़्यादा तो मई जून का और जनवरी दिसंबर का होता है। उधर सर्दी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। तो उसमें कैसे फिर मैनेज होता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? 6 घंटे दिन में होती है ओपी और 6 घंटे नाइट में होती है एससीपी हमारी। रात बार में भी तो ठंड होती होगी। रात में बहुत ठंड होती है दिसंबर जनवरी में, और गर्मियों में मई जून में बहुत गर्मी होती है उधर। हाँ, तो दिन और रात का टेम्परेचर मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल तो बहुत होता है लेकिन हमने उधर एडजस्ट हो गए उधर उस इलाके के लायक। हाँ जी 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 मैम। कर्तव्य पथ पर बीएसएफ कैमल कंटिंजेंट की ये महिला टुकड़ी न केवल खुद में खास होगी, बल्कि इसे परेड में देखना अद्भुत होगा। ये महिला प्रहरी पाकिस्तान से सटी सरहद की हिफाजत करती हैं और दुनिया में अपनी तरह का ये ऐसा अनूठा दस्ता है जिसकी कमान महिलाओं के हाथों में है। मैम अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इतनी परेशानी नहीं लगती। वैसे ड्यूटी तो गर्मी में और सर्दी में जून होते वाला हैं। हाँ वक्त जी, कैसा मई रहता जून है? में भी होता है लेकिन वो अरेंज हो जाता है मैम। उसमें बहुत सुविधाएं मिलती है, जैसे अच्छा। सब कुछ खाने पीने का और ये हाँ। सेहत का ध्यान रखा जाता है, तो इतनी टफ नहीं लगती हमें। ज्यादा टफ नहीं हाँ लगती है। जी। तो देखिए, वो कहते हैं, जैसे हम लोगों से अगर आप पूछेंगे, हम तो अपने काम को जुनून के तौर पर लेते हैं, हम लोग को तो बहुत मजा आता है। आपको अपने काम में मजा आता है या हमें भी लगता है कि अपना- सिर्फ हम नौकरी कर रहे हैं? हमें भी अपना काम बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बढ़िया लगता है हाँ, और बहुत मजे से करते हैं। हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। एंजॉय हाँ करते हैं। जी। परिवार की कितनी सपोर्ट रहती है आप लोग? परिवार का भी बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है मैम, हम्म। और इधर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रहता है परिवार के सब लोगों को कुछ। चिंता नहीं होती है कि जब आप मई जून के वक्त जैसलमेर में, वो तपते रेगिस्तान में, इतनी लू के बीच में जब आप वहाँ पर तैनात होती हैं, तो परिवार परेशान तो नहीं होता? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है उनको ऐसे सुन के, देख के, और बहुत बढ़िया लगता है उनको गर्व भी। महसूस हाँ जी, होता है। गर्व महसूस होता है। सब कुछ बहुत, सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी सुन के। जुनून बहुत ज़रूरी है, और अगर आप में जुनून है तो यकीन मानिए कि आपको आपकी नौकरी नौकरी नहीं लगेगी, बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे। और कुछ इसी तरह के हालात होते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, लेकिन पहली बात, परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए ट्रेनिंग इतनी टफ दी जाती है, और दूसरी बात, जब आप उस काम को एक जुनून के तौर पर लेते हैं तो फिर उसका मज़ा ही और होता है। कुछ इसी तरह की कहानी है इन महिलाओं की, जो बॉर्डर के एरियाज़ में भी तैनात रहती हैं, लेकिन काम है उस काम को एंजॉय भी करना और उसको जुनून की तरह रहना। और सबसे बड़ी बात, हिफाजत, सरहदों की हिफाजत मुल्क की इन्हीं के हाथों में होती है। कर्तव्य पथ पर जब देश की आन बान और शान नज़र आती है तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। और यकीन मानिए कि गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए न सिर्फ देश के कोने कोने से, बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं, और सबकी नज़रें वहाँ टिक जाती हैं जहाँ पर आता है कैमल कंटिंजेंट। और इस बार तो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उस पर महिलाएं सवार होंगी और ये पहली बार होगा इतिहास में। लेकिन एक और ख़ास बात जो इनको बहुत खास बनाती है, वो है इनकी पोशाक। अगर आप देखें तो ये बेहद खूबसूरत पोशाक है, और इसी खूबसूरत पोशाक के साथ ये कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान को दर्शाएंगी। और ये ख़ास तौर पर ड्रेस भी तैयार की गई है, तो चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं। कर्तव्य पथ पर जब महिला प्रहरियों का ये ऊंट दस्ता सवार होकर गुजरेगा, तो देश केवल इनके शौर्य का ही गवाह नहीं बनेगा, बल्कि उनकी पोशाकों में परंपरा और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। ये महिला प्रहरी कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान के साथ शिल्प और हस्तकलाओं की ऐसी वाहक भी बनेगी, जिनके शौर्य की सलामी कर्तव्य पथ से पूरा हिंदुस्तान लेगा। ऊंटों की मन मोह लेने वाली सजावट के बीच बीएसएफ की महिला दस्ते की पोशाक भी इस बार बहुत खास है और सुर्खियों में है। इसे जाने माने डिजाइनर राघवेंद्र सिंह राठौर ने तैयार किया है। इस पोशाक में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। इस पोशाक में प्रतिष्ठित आरआरजे जोधपुरी बंद गला की झलक दिखेगी, और बनारस का जाना माना जरदोजी का काम भी नजर आएगा।
बीएसएफ की महिला प्रहरियों की पोशाक को खास तौर पर 400 साल पुरानी डंका तकनीक से तैयार किया गया है। और अगर आप इस ड्रेस को बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाराणसी के हाथ से किए गए जरदोजी वर्क को भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इस शाही पोशाक में पगड़ी का बहुत अहम स्थान है, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पाग को फोकस में रखकर इसको तैयार किया गया है। तो आन बान शान हिंदुस्तान की और आन बान शान राजस्थान की तैयार है। यहाँ पर कौशल्या हमारे साथ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। यस मैम। देखिए, वक्त लगा 20 मिनट के करीब लगे आपको अपनी पगड़ी बांधने में, लेकिन जब बंध जाती है तो कैसा लगता है? और ख़ास तौर पर वो पल किस तरह की फीलिंग, किस तरह का एहसास है, बताइए ज़रा हमें। बहुत जब आप अच्छा फील हो रहा कर्तव्य पथ पर है जाएंगे। वहाँ पे जाकर, उनके मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। बीएसएफ की महिला प्रहरियों की ये शाही पोशाक हिंदुस्तान की तमाम हस्तकलाओं की झलक देगी। इस पोशाक को 400 साल पुरानी डंका तकनीक से बनाया गया है। शाही पोशाक में सबसे खास बात है पगड़ी, जो राजस्थान की मेवाड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। अंबिका, सबसे पहले तो ये बताइए, ड्रेस पहन के कैसा लगता है? ड्रेस पहन के बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? ये ड्रेस हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें पहनने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे हैं और हम इनमें से कुछ गिने चुने हैं जिनको ये ड्रेस पहनने का मौका मिला है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात देखिए, है। ये अपने आप में गर्व की बात है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप लोग जब वहाँ से कर्तव्य पथ से गुजर रहे होंगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, और उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो ड्रेस की, क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है। वैसे तो पूरा अगर हम कहें कि कैमल जत्था अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये ड्रेस और आकर्षक बना देती है। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में मुझे आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? ये ड्रेस हमारी जोधपुर में तैयार हुई है, तो इस ड्रेस को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तैयार किया है। हाँ। उन्होंने जोधपुर में, और ये साफा है, जोधपुरी साफा है, साफा मतलब जो पगड़ी पहन जो पगड़ी पहन रखी है। और इसको सिलेक्ट किया है हमारे पूर्व डीजी साहब ने, जो पंकज कुमार सिंह है ना, श्री पंकज कुमार सिंह, उन्होंने तैयार किया है इनको। जी। अच्छा, ये बताइए, ड्रेस पहनने में, तैयार होने में वक्त कितना लगता है? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? माय गॉड, 1 घंटा! दुल्हन को तैयार होने में 2 घंटे, आपको तैयार होने में 1 घंटा, लेकिन आप हमारी सैनिक हैं, हमारी फौज है। तो ये बताइए कि साफा पहनने में कितना वक्त लगा? 20 मिनट। 20 मिनट साफा पहनने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और इस पूरी ड्रेस के बारे में आप हमें बताइए, अपने मेडल्स के बारे में और कुछ। कैसा लग रहा है ड्रेस पहन? ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गर्व का एहसास होता है। हाँ, गौरव। आप बताइए, कुछ बता सकती है अपनी ड्रेस के बारे में? जी मैम, इसको हम कमरबंद बोलते हैं। इसको कमरबंद में एक झालर होती है, उसके ऊपर से गोल्डन कलर का बेल्ट बांधते हैं जिसपे हमारे बीएसएफ का लोगो लगा होता है। इसको लाइन यार्ड बोलते हैं। ये नेम प्लेट होती है जिसमें हमारा खुद का नेम लिखा होता है, और ये मेडल्स होते हैं। ये साफा होता है, ये कलंगी होती है, ये हमारे बीएसएफ का लोगो होता है। हाँ। तो कैसा लगता है जब पूरी ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है तो? हमें बहुत ही गर्व फील होता है कि हमें ये ड्रेस पहनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये ड्रेस हमारे एक अपने आप में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट लाने वाली चीज़ होती है इसके अंदर कि ये कॉन्फिडेंस तो आपके शब्दों से झलक रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस भी देती है ये ड्रेस और गर्व का एहसास भी कराती है। परिवार के लोग कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं मैम। अच्छा, बचपन का सपना क्या था? बचपन का सपना तो मैम ये था कि हमें भी जब दूर से देखते थे कि हमें इस बीएसएफ में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, ये वर्दी पहननी है। लेकिन वर्दी पहनने के बाद जब हमने इस राजपथ पे चलने का मौका मिले, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया, और ये पहली बार है। आप तो इतिहास रचने जा रही है। मुझे ये बताइए कि वो पल के लिए आपको क्या कुछ डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, लग रहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग और कर ली जाए? कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है? नहीं मैम, अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम पहले रेजिंग डे परेड कर चुके हैं अमृतसर में। उस टाइम्स को लेके अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे? बहुत अच्छे से कर कोई लेंगे। डर, कोई घबराहट नहीं, अभी हमें कोई घबराहट, कोई डर नहीं अब है। उत्सुकता कितनी है, एक्साइटमेंट की, जब हम वहाँ चलेंगे, तालियां बजेंगी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आप लोगों को देखेगी। बहुत एक्साइटमेंट है मैम। इनके चेहरे का क्लोजअप और इनकी स्माइल ये बता रही है कि कितने एक्साइटेड हैं। और अभी तक कितनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है? हम मैम वैसे 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है?
मैम 1 घंटा। 1 घंटा तैयार होने में लगता है। वैसे 1 घंटा ज्यादा भी नहीं ना। लेकिन मैम पहनने के बाद हिल भी नहीं सकते हम। हाँ लेकिन पहनने के बाद तो कैमल पे चढ़ना पड़ेगा आपको। वही तो बात है ना हाँ। कि हम इतना करके उसके बाद में एक दुल्हन होती है, उसको 4 लोग संभाल के चलते हैं, और एक हमें है कि हमें खुद अपने आप को भी संभालना है। और अरे आपको तो कैमल को, आपको तो पूरा देश संभालना है। आप जब सरहद पर होती हैं, पता है सारा देश आपकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये वहाँ पर मौजूद हैं तो हम सुरक्षित हैं। महिला प्रहरियों की पगड़ी पर मेवाड़ का स्वाभिमान और सम्मान दोनों नजर आएगा। ये पगड़ी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के विरासत पाग की झलक है। महिला ऊंट दस्ते की ड्रेस डिजाइनर राघवेंद्र सिंह राठौर की ख्याति दुनिया भर में है। महिला दस्ते की पोशाक को डिजाइन करना उनके लिए भी फख्र की बात है। जाहिर है कर्तव्य पथ पर ऊंट पर सवार महिलाएं अपनी कदम ताल से एक साथ कई संदेश देंगी। तो देश की नारी शक्ति के मान, सम्मान और स्वाभिमान का भी प्रतीक बनेगी। और उनकी ये खास पोशाक देश की सांस्कृतिक हस्तशिल्प कला का बड़ा हस्ताक्षर भी साबित होगी। 1948 और 1965 की जंग में इस ऊंट दस्ते ने भारतीय फौज के साथ इंडियन आर्मी कहें तो सरहदों की हिफाजत की और देश की सुरक्षा भी की। लेकिन 1965 के बाद ये ऊंट दस्ता बीएसएफ के पास आ गया था और तभी से रेगिस्तान का ये जहाज हमारी सुरक्षा में तैनात है और बीएसएफ के साथ है। हमारे साथ हैं इस वक्त खिलची साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप इस सिपाही का चयन कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है वो भी समझाइए हमें। इसका प्रक्रिया परेड के लिए हमारी जनरली हम सिलेक्शन एक बोर्ड होता है जिसमें मैं खुद जाता हूँ बॉर्डर पे। जितने राजस्थान फ्रंटियर के अंदर जितनी सीमा चौकियाँ हैं जहाँ जहाँ पर ऊँट है वहाँ पर मैं जाता हूँ, मेरे साथ में टीम जाती है, इंस्ट्रक्टर वगैरह है। वो सबसे पहले जो वो कैमल हैंडलर होता है उसके बारे में, कैमल के बारे में नेचर पूछा जाता है कि इसके क्या नेचर है, और उसके बाद में उसको खड़ा करके पूरा उसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद में उसको चला के चेक करते हैं, फिर दौड़ा के चेक करते हैं। फिर इसको चेक करने के बाद में हम 3 कैटेगरी में इनका सिलेक्शन करते हैं। तो उसी हिसाब से फिर धीमे धीमे हर बीओपी में जाकर, पूरे राजस्थान के हर बीओपी में जाके जहाँ जहाँ पर सर वो तीनों कैटेगरीज कौन सी होती है वो भी बताइए। एक मतलब 1, 2, 3 के बाई चांस हम चाहते हैं कि भाई एक कैटेगरी के ही मिले। जनरली हमें एक जो हम जैसा चाहते हैं वो हमें मिल ही जाते हैं। बाकी कई बार सिलेक्शन करने के बाद में कुछ ऊँट बीमार हो जाते हैं। जब हमें इनको परेड के लिए लेके आना पड़ता है तब वो बीमार हो जाते हैं, तो उनकी जगह वो जो 2 नंबर के जो कैटेगरी के होते हैं उनको ले लिया स्टैंड बाय भी कह सकते हैं। स्टैंड बाय कह सकते हैं। वो एक्स्ट्रा प्लेयर, जैसे कोई टीम में होता है एक्स्ट्रा प्लेयर है, हम्म। जो प्लेइंग मेंबर के लिए वो एक्स्ट्रा प्लेयर है। बाकी उनमें और इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा सर, वक्त कितना लग जाता है इन लोग की ट्रेनिंग में? इनकी जो कैमल की ट्रेनिंग जो परेड वगैरह के लिए जनरली हम जो 26 जनवरी परेड करते हैं 3 महीना हमें इसके अंदर लग जाता है। और ये ट्रेनिंग आप दिल्ली में कराते हैं, जैसलमेर, बीकानेर में? नहीं, सबसे पहले जो ट्रेनिंग वगैरह इनकी, जैसे जोधपुर के अंदर ऑलरेडी 61 अभी कैमल है, तो उनकी ट्रेनिंग तो वहाँ चलती रहती है, वो हमेशा उधर है। उसके बाद 40 कैमल हम जो सिलेक्शन करते हैं बॉर्डर से लेके आके वो बीकानेर में रहते हैं, तो उन 40 ऊँटों की ट्रेनिंग बीकानेर में चलती है। उसके बाद में जैसे बीएसएफ की राइजिंग डे परेड होती है तो सर्वप्रथम वहाँ पर उनको लेके आते हैं। उसके बाद 26 जनवरी परेड की हम आगे कंटिन्यू उसको तैयारी रखते हैं। बिल्कुल। और इनका कोई मेंटेनेंस डे भी होता है? क्योंकि मुझे पता चला था कि एक दिन इनको भी रेस्ट दिया जाता है, और उस मेंटेनेंस डे में क्या होता है सर वो भी बताइए जरा। मेंटेनेंस डे हमें जिसको शनिवार को रखा जाता है, जिसके अंदर पूरा इसका पूरा मेडिकल इसका किया जाता है, इसका ग्रूमिंग की जाती है इसका, और इनको नहलाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, इसका सब पूरा चेक करके इसको अच्छी तरह से इसको उस दिन पूरा मेंटेनेंस किया जाता है इसका। चलिए देखिए, सीमा सुरक्षा बल जिसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही है बीएसएफ का मोटो, और ये हर एक पर लागू होता है, चाहे वो सिपाही हो या फिर ये रेगिस्तान का सिपाही। क्यों सर? जी, ये बिल्कुल दोनों पर लागू होता है। जो भी बीएसएफ का मेंबर बन जाता है, जो जैसे कैमल है, इनको खरीदने के बाद में जनरली हम 5 से 6 साल की उम्र में इसको खरीदा जाता है। हाँ। और बीएसएफ की सर्विस इसकी 16 साल रखी गई है जी। तो 16 साल की उम्र में इसको पूरा ड्यूटी ली जाती है। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया जाता है, पर रिटायर होता नहीं है एक्चुअल में, वो बीओपी में ही रहता है। इनको थोड़ा डाइट इसकी कम कर दी जाती है और ड्यूटी थोड़ी सी लाइट कर दी जाती है। बाकी ये जब तक अंतिम सांसें
बीएसएफ, एक बार बीएसएफ में कैमल आ गया तो अंतिम सांसें इसकी बीएसएफ में रहते हुए ही होती है। देखिए, ये है वो सिपाही, जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब ये सारी उम्र इनके साथ ही रहेगा और सारी उम्र देश सेवा में ही रहेगा। सिपाही रिटायर हो जाता है लेकिन इनका रिटायरमेंट नहीं होता। इन महिला ऊंट सवार दस्तों के अलावा देश की कला और संस्कृति को दिखाने वाली 23 झांकियां कुछ ऊंटों के बाद कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली हैं, जिनमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD की झांकी भी शामिल है, जिसे जैव विविधता की थीम पर तैयार किया गया है, जिसके लिए अलग अलग तरीके के करीब 18 लाख फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस थीम के तहत झांकी में उन पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है जो 1952 के बाद विलुप्त हो गए या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। परेड से पहले कैसी चल रही है CPWD की झांकी की तैयारी, देखिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 26 जनवरी को अपनी झांकी दिखाने की खास तैयारियां एक बार फिर से कर ली हैं। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि हर साल 26 जनवरी को CPWD की झांकी बेहद खास होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फूलों से तैयार की जाती है। अब क्योंकि ये फूलों से तैयार की जाती है, इसलिए 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले से इसको तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार इस झांकी का थीम है जैव विविधता और इस पूरी झांकी में कोशिश ये की गई है उन जानवरों को, छोटे छोटे पक्षियों को, पशुओं को दिखाने की कोशिश की गई है जो 1952 के बाद से या तो गायब हो गए या फिर अब वो गायब होने की कगार पर खड़े हुए हैं। जैसे सबसे आगे आपको दिखाई पड़ रहा है चीता बना हुआ है, जिसको भी तैयार किया जा रहा है फूलों से, और ये वो चीता है जिसे प्रधानमंत्री ने नामीबिया से मंगवाया और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखवाया है। उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी देख पा रहे हैं, चाहे ये गिलहरी हो, कैटरपिलर हो, मोर हो, ये इन सब की वो प्रजाति है जो अब लगभग गायब होने की कगार पर खड़ी हुई है। ये पूरी झांकी आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद खास तरीके से तैयार की जाती है और क्योंकि ये बिल्कुल ताजा फूलों से तैयार की जाती है, इसलिए 24 घंटे पहले ही इसकी तैयारियां शुरू होती हैं। 800 से ज्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं इसको तैयार करने में और 45 फीट इसकी लंबाई है, 14 फीट चौड़ाई है और 16 फीट की लगभग ऊंचाई है। और इस पूरी झांकी को तैयार करने में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आया है। CPWD की झांकियों को 2007 से लगातार स्पेशल प्राइज मिलता आ रहा है और सबसे खास बात यही जो इस झांकी को खास बनाती है कि इसमें 18 लाख से ज्यादा अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया गया है। जो संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है वो यही कि जो पशु पक्षियों की प्रजाति विलुप्त हो रही हैं उनको बचाने की हर संभव कोशिश की जाए। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाने के लिए तैयार है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए भी पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चप्पे चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के जवान मुस्तैद हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर बॉर्डर वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर खास चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों और लोगों की तलाशी ली जा रही है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई हो, सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इतना ही नहीं, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों और उनके सामान की चेकिंग की जा रही है और इस काम में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत सामग्री न जाने पाए और लोग सुरक्षित रहें और गणतंत्र दिवस मना सकें। 26 जनवरी के पहले राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तो सिक्योरिटी बढ़ाई दी गई है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से आप देखिए यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
जो गाड़ियां जा रही हैं उनको रोक रोक करके पूरी तरीके से उसकी जांच की जा रही है और लगातार हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए एक एक गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। इस तरीके से आप देखिए मचान भी बनाए गए हैं जिन पे ऊपर जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। इस तरीके की जो गन्स है इनके पास, जो हथियार है वो पूरी तरीके से अत्याधुनिक हथियार लेकर के यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। और जो जानकारी है, तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन स्टेट्स के पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस संपर्क में है। सिर्फ कर्तव्य पथ की सुरक्षा के लिए 6000 के आसपास जवान मौजूद हैं और 150 के करीब अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। तो सुरक्षा के कई लेयर यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। और देश के अंदर कैसी सुरक्षा है ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर किस तरह की चौकसी बरती जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट नियंत्रण रेखा से। देश में सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और खास तौर पर अगर हम बात करें नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यहाँ पर लगातार जो हमारे बहादुर भारतीय सेना के जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सीमा की निगरानी कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ नियंत्रण रेखा पर जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इस समय यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान हमेशा इस अवसर की तलाश में होता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर में समस्या खड़ी की जाए, लेकिन हमारे बहादुर भारतीय सैनिक जो हैं वो लगातार यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ नियंत्रण रेखा पर निगरानी करते हैं, चौकसी बरतते हैं और इन्हीं की बदौलत समूचा राष्ट्र जो है गणतंत्र दिवस बड़ी ही शांति से और धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना के जवान हैं जो कि इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं नियंत्रण रेखा पर, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर डिवाइसेस हाथों में लिए ये यहाँ पर ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल अगर कहीं पर माइन हो, कोई विस्फोटक पदार्थ हो तो इससे तुरंत पता चल जाता है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट है समूचे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी और खासतौर पर जो नियंत्रण रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पर हाई अलर्ट है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक दिन पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज शाम 6 बजे से ही परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह की ट्रैफिक की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। ये परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस गोल चक्कर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। और यही वजह है कि आज शाम 6 बजे से कल परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह की ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आज रात 10 बजे से रिपब्लिक डे परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। सी हेक्सागन इंडिया गेट मार्ग कल सुबह 9:15 बजे से गणतंत्र दिवस परेड के तिलक मार्ग पार करने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं से यातायात की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली गेट, यमुना बाजार, छत्ता रेल चौक, शांतिवन, टी पॉइंट, सुभाष मार्ग और कश्मीरी गेट पर मौजूद जीपीओ से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। वहीं नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, लुधिया रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर ट्रैफिक को रोका जा सकेगा या फिर डायवर्जन लगाया जा सकता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी है कि हाथों में पर्याप्त समय लेकर चले। किसी भी जरूरी काम पर भी अगर आप निकल रहे हैं तो भी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, जहां पर बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, पूरी घाटी बर्फ की आगोश में है। कश्मीर के ज्यादातर इलाके ऐसे जहां पर हिमपात ज्यादा हो रहा है और हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इस बर्फ ने यहां रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बर्फ के कब्जे में सड़कें हैं और यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों के लिए संकट है, लेकिन दूर दराज से जो पर्यटक यहां पर आ रहे हैं उनके लिए नजारा बहुत खुशनुमा है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का कब्जा है, मैदानी इलाकों में बारिश ने कहर ढाया हुआ है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ताजा बर्फबारी, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और अनंतनाग में बर्फबारी के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। बर्फ की बड़ी बड़ी फुहारों के बीच लोग इसका मजा लेते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, या फिर कहें कि पहाड़ों पर इसका कब्जा हो गया है। इस तरह हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। धर्मशाला में भी बारिश हो रही है। उत्तर भारत में भी इसके कई इलाके हैं जहां पर बारिश देखी जा सकती है। ऐसी ही तस्वीरें देश के कई इलाकों से आ रही हैं जहां पर बर्फबारी और बारिश की तस्वीरें हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।